दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नागरिक होने का दम भरते हैं और दुनिया को फख्र से ये बताते भी हैं। उसी लोकतंत्र को 45 साल पहले आपातकाल का दंश झेलना पड़ा था। नई पीढ़ी आपातकाल की विभीषिका से शायद अपरिचित हो, लेकिन आपातकाल का शब्द जरूर सुना होगा। 25 और 26 जून की रात 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल लगाने का आदेश दिया था और नागरिकों के सभी मूल अधिकार छीन लिए गए थे। राजनेताओं को जेल में डाल दिया गया था। अखबारों और मीडिया पर पूरी तरीके से सेंसरशिप थी। और कहते हैं कि लोकतंत्र की खूबी भी है कि इसकी आबोहवा समाज की व्यवस्था की खामियों को खुद खत्म भी करती है, और लिहाजा यही हुआ। यह आपातकाल ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। करीब 21 महीने के बाद लोकतंत्र एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उसने आपातकाल को दरकिनार कर दिया। लेकिन असल में उस वक्त क्या था वो आपातकाल का दौर, हालात क्या थे और किस तरीके से जो तमाम अधिकार हमारे आपके हैं वो कहां पर थे, किस तरीके से छीने गए। वो एक कड़वा अनुभव है जिसको आज हम समझेंगे अपने 3 बेहद खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ मौजूद हैं हितेश शंकर, एडिटर हैं 5 जन से। हितेश, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ अशोक टंडन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, बहुत बहुत स्वागत है। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रामकृपाल सिंह सर, आपके बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूंगा अशोक सर आपसे, क्योंकि आपका एक बहुत लंबा अनुभव रहा है, लेकिन अगर आज की पीढ़ी को कहें तो एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसने शायद सिर्फ और सिर्फ आपातकाल के बारे में सुना या उसके बारे में बहुत मामूली जानकारी होगी, लेकिन असल में वो क्या था आपातकाल का दौर और उसके खड़े होने के पीछे की कहानी। देखिए, मुझे वो दिन याद है, रामलीला मैदान में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की बहुत विशाल एक रैली हुई थी और उसमें उन्होंने सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये आह्वान किया था उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को, क्योंकि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके जो चुनाव था उसको रद्द कर दिया था। तो हम लोग सारा दिन ये कवरेज करने के बाद घर पहुंचे थे रात को, लेकिन रात को ही ऑफिस से फोन आया कि कंफर्म करिए कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया है, आपातकाल घोषित हो गया है। उस समय मोबाइल नहीं थे, लैंडलाइन से चीजें कंफर्म करना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसके तुरंत बाद आया कि ये नानाजी देशमुख गिरफ्तार हो गए, आर मलकानी गिरफ्तार हो गए। तो ये रात भर सिलसिला हम लोगों का चलता रहा। हम लोग जिस भी मीडिया हाउस में काम करते थे, लेकिन अगले दिन क्योंकि रात से ही प्रेस सेंसरशिप लग गई थी, तो अगले दिन उसी रात से ही अखबारों के दफ्तर में जो हमारे सूचना अधिकारी हैं पीआईबी के, उनको सेंसर अधिकारी बनाकर भेज दिया गया था। लिहाजा उसकी वजह से अगले दिन अखबार नहीं छपे। और लेकिन उसमें भी जो बीजी वर्गीस थे उस समय हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर, उन्होंने उसमें से एक रास्ता निकाला था कि अखबार को खाली छाप दिया जिससे लोगों को पता चल जाए कि ऐसा कुछ हुआ है। उसके बाद तो लगातार सब नेता गिरफ्तार हुए। अधिकांश नेता संसदीय समिति की बैठक के कारण बेंगलोर में थे, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, मधु दंडवते और बहुत इस तरह के सभी नेता गिरफ्तार हुए। तो वो दौर हमने कवर किया था, सेंसरशिप के दौर को कवर किया। हम लोग जो कुछ भी खबर बनाते थे वो पहले सेंसर के अधिकारी को दिखाई जाती थी। उसमें उनको जो कुछ भी ऐसा लगता था कि जो सरकार के खिलाफ जा सकता है उसको वो काट दिया करते थे। तो वो दौर हमने देखा। फिर मैंने तो जॉर्ज फर्नांडिस के खिलाफ जो डायनामाइट केस चला, दिनेश 2 का मुकदमा चला, उसको भी मैंने कवर किया। तो वो पूरा दौर हम देखते थे, लेकिन देश में क्या हो रहा है इसकी जानकारी लोगों को नहीं मिल रही थी। ऑल इंडिया रेडियो सेंसर था तो लोग बीबीसी सुना करते थे कि बीबीसी से पता चलता था कि देश के किस हिस्से में विद्रोह हो रहा है, देश के किस हिस्से में क्या हो रहा है। तो वो दौर चला। लेकिन जैसा आपने कहा, ये अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री जिन्होंने इमरजेंसी लगाई क्योंकि वो असुरक्षित महसूस करने लगी थी, और उस समय के जो उनके सलाहकार थे सिद्धार्थ शंकर रे
और बाकी लोग डीके बरुआ, उन लोगों ने उनको कहा कि एक ही रास्ता है कि आप पूरी सत्ता अपने हाथ में ले लीजिए। तो वो दौर भी आपने जैसे कहा 19 महीने से ज्यादा नहीं चल पाया, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते इंदिरा गांधी को इमरजेंसी हटानी पड़ी, आम चुनाव करने पड़े, और उस आम चुनाव में जनता ने जो उत्तर दिया वो अप्रत्याशित था। जनता पार्टी बनी, विपक्ष के नेता सारे एकजुट हुए जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, और वो जनता पार्टी ने 3/4 बहुमत हासिल किया। वो जो चुनाव की सभाएं के हम दृश्य आज भी याद करते हैं, लाखों की संख्या में लोग उमड़ते थे और रात के 2-2 बजे तक भी नेताओं का इंतजार करते थे। और उसमें कुछ जैसे बाबू जगजीवन राम, एच.एन. बहुगुणा, इन लोगों ने भी उस समय कांग्रेस छोड़ी, चंद्रशेखर और मोहन धारिया, ये इस तरह से एक तरह से बगावत कांग्रेस में जो हुई इंदिरा जी के खिलाफ, वो सब का परिणाम ये हुआ कि उसके बाद ये माना जाने लगा कि अब इस देश में किसी भी तरह से आपातकाल लगाया नहीं जा सकेगा। और इस बीच में जो 44 साल निकल गए, भारत का लोकतंत्र परिपक्व हो चुका है। अब कोई सोच भी नहीं सकता कि इतने मजबूत लोकतंत्र में फिर से कोई इस प्रकार की इमरजेंसी लगाने का दुष्प्रयास करेगा। तो मैं ये मानता हूं कि आज भारत का लोकतंत्र सुरक्षित है, और हमारे देश का मीडिया, हमारी जुडिशरी जिस प्रकार से वॉचडॉग का काम करते हैं, तो आज की पीढ़ी को इससे डरने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा जो डार्क चैप्टर हमारे लोकतंत्र में आया था, काला दिवस जिसको कहा जाता है, उसको मनाते हैं, वो अब इस देश में नहीं होगा। ये आज की पीढ़ी आश्वस्त रहे, क्योंकि उस समय जो हुआ उसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई, उसमें जो कुछ भी बलिदान लोगों ने दिया, जेलों में ठूस दिए गए, और जैसा आपने कहा जुडिशरी को डिरेल कर दिया गया, वो सब अब 44 साल पीछे की कहानी है। और अब भारत एक स्वतंत्र, स्वच्छ स्वतंत्र लोकतंत्र है, हमारे पास वाइब्रेंट मीडिया है, हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। तो मैं आश्वस्त हूं, और मैं नई पीढ़ी को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि अब वो काला दिवस भारत के लोकतंत्र के इतिहास में कभी नहीं आएगा। बिल्कुल रामकृपाल सर, जिस तरीके से इस पूरे के पूरे, मैं कहूं कि जब जून 1975 उसके पहले के हालात अगर, और किस तरीके से राजनीतिक, मैं कहूं कि जो ताकत थी उसको सर्वोपरि रखने की कोशिश लोकतंत्र पर, या मैं कहूं कि हावी होने की कोशिश, शायद कहना गलत नहीं होगा। देखिए, वही है कि क्या भूलूं क्या याद करूं। अशोक जी ने तो बहुत सारा बता दिया। मैं उस समय कानून का विद्यार्थी था काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और जेपी मूवमेंट में हम लोग बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। आज जो राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश जी और हम लोग साथी थे। क्या हुआ था, गुजरात के एक मेस बिल में, गुजरात के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में केवल मेस बिल बढ़ा दी गई थी, उसको लेकर यह आंदोलन शुरू हुआ, और जेपी को लोगों ने गुजरात बुलाया, और पहला जो नारा शुरू हुआ वहां से, चिमन भाई पटेल हटाओ। उसके बाद फिर क्या हुआ कि बिहार में भी एक तरह से हम लोग बिल्कुल ये चलता रहा कि किसी तरह से लोकतांत्रिक, फिर बिहार से हुआ, बिहार में शुरू हुआ, और धीरे धीरे वही जयप्रकाश जी हमारे राजा राम मोहन हॉस्टल में आए थे। मैं समझता हूँ 74 के जाड़े की बात रही होगी, अक्टूबर नवंबर की। उनको सुनने के लिए 15-20 लोग भी नहीं इकट्ठा हुए थे, और देखा कैसे चमत्कार होता है। और उसके बाद जेपी जिन सभाओं में जाते थे, जो उनका मुख्य गीत होता था, जिसको अरुण चौबे और 4-3 लोग गाते थे, और जेपी उससे गदगद होते थे, वो था तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। उसका बहुत बढ़िया, आओ कृषक श्रमिक नागरिकों इनकलाब का नारा दो, गुर्जर शिक्षक बुद्धिजीवियों अनुभव भरा सहारा दो, फिर देखें हम सत्ता कितनी बर्बर है बहुराई है। वहां से शुरुआत हुई, और जिस तरह से एक जजमेंट आया जिसको लेकर के आप सबको पता है बैकग्राउंड, लेकिन आंदोलन चल रहा था। हम लोगों को कभी एहसास नहीं था कि कभी भी एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह का कांड हो जाएगा। जैसा कि कर्नल जी ने बताया कि हम लोग उस समय तो कोई संसाधन नहीं थे जानकारी के लिए, अखबार ही हुआ करते थे, रेडियो था। हम लोग उस समय जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा बीबीसी सुनते थे। तो जो हुआ
उसके बाद किस तरह की चीजें हुई, और जो इतने दौर में मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के अलावा इंदिरा गांधी को अपनी गलती महसूस होने लगी थी। रीजन ये रहा कि जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि कभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और समाजवादी युवजन सभा यानी जो था, सब लोग एक हो गए थे। हम लोग उस दौर में संघर्ष करते थे, पर्ची बांटते थे, जिस तरह से था, लेकिन उनको गुमराह किया गया। बाद में धीरे धीरे जब उनको ये पता चला कि बहुत भयानक रूप से, तो और एक बात बता दूं आपको, बहुत सारे लेखक, बुद्धिजीवी, तमाम लोग ये फार्मूला सिद्ध करने में लगे थे कि आपातकाल में से अगर जाति हटा दीजिए तो विकास और प्रगतिशीलता है। और सरप्राइज आप करेंगे कि किस तरह से पूरा एक कैंपेन चला, लेकिन अंदर अंदर जो चीज एक विद्रोह की चिंगारी उबल रही थी, उसको धीरे धीरे बाद में महसूस किया उन्होंने। और मैं बताऊं, आपातकाल के बाद जब एक इंदिरा जी की बनारस में सभा हुई, जैसा कि टंडन जी ने बताया, मंच पर ये थे, डी.के. बरुआ भी थे और भी तमाम लोग थे। किसी ने इंदिरा गांधी को कहा कि देखिए कितनी बड़ी भीड़ आई है आपकी, अभी भी लोकप्रियता है। चुनाव अनाउंस हो चुका था, इंदिरा जी ने कहा था कि मुझे देखने आए हैं ये लोग, वोट नहीं देंगे। ये इस तरह की चीजें थी। तो बाद में जैसा टंडन जी ने कहा कि वो भयावह था, और आज जो 55 साल का कम से कम होगा, क्योंकि देखिए 45 साल का ये हो गया, और 10 साल का बच्चा उतना नहीं समझ पाएगा आज में। यानी आज जो 55 साल के ऊपर हैं वही इसके भुक्तभोगी हैं, जानते हैं कि क्या हुआ था। किस तरह से पुलिस आती थी हमारे हॉस्टल में, दरवाजों पर लात मारती थी, और किस तरह से रात रात को उठा के ले जाते थे बच्चों को। और जानते हैं क्या क्या चार्जेस लगाए जाते हैं? एक हास्यास्पद आपको बता दूं, एक एफआईआर में लिखा गया था कि इनके कमरे से एक पोस्टर मिला था जिसपे लिखा था कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ झुकना कायरता है। वो जज हंसा, कहा कि भाई ये बताओ, ये तो महात्मा गांधी ने कहा था, ये पोस्टर अगर लगा है, इस पे अरेस्ट कर दिया, वो भी सत्ता के खिलाफ माना जाता था। यानी ईमानदारी की बात ये थी कि जितना डर और जिस तरह का माहौल था, अकल्पनीय है वो। और जिस तरह से जॉर्ज को, बाकी लोगों को प्रताड़ित किया गया, और जेपी जब जेल से छूटने के बाद आए थे, हम लोग गए थे वहां राजघाट पर उनसे मिलने, और जिस तरह से बिल्कुल देखा उनकी हालत को, बहुत ही खराब हालत थी उनकी। तो वो दौर बहुत ही जी हितेश, क्योंकि भारतीय संविधान, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी को यह भी समझना होगा कि जब भारतीय संविधान में चेक एंड बैलेंस का बहुत ही पुख्ता इंतजाम किया गया था, लेकिन इसके बावजूद जो सपोर्ट सिस्टम, या मैं कहूं कि उसके अलग अलग पिलर्स, उन सब के बावजूद लोकतंत्र में आपातकाल का लागू हो जाना, ये वो कौन सा पतला सकरा या गलियारा था, या कहां पर नूफूस इसके चलते ये मुमकिन था? मुझे एक बात लगती है कि जैसे टंडन जी या रामकृपाल जी जब बात करते हैं तो उनके पास बहुत सारे मेमोयर होते हैं, वो बहुत सारी चीजें रिकॉल करके बता सकते हैं। मगर आपकी हमारी पीढ़ी के जो लोग हैं, जब भी इस मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास आर्काइव में जाने के अलावा कोई साधन नहीं होता, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें जोड़कर देखनी है। तो आंदोलनों की गर्मी, उस समय के नारे, ये शायद ना पता हो, मगर एक सीक्वेंस जुड़ता हुआ लगता है। और मुझे जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात लगती है कि ये 75 में जो आपातकाल आया, इसके पीछे शायद 71 की जीत वहां से शायद शुरू हो गई थी। क्योंकि 71 में जिस समय इंदिरा जी जीती थी तो 352 सीट थी उनके पास, मगर उस सीट के बावजूद एक इस देश में चेक एंड बैलेंस वाला जो सिस्टम है, जो न्यायपालिका है, वो सत्ता को उसकी मनमानियों पर रोक लगाने में सक्षम है, ऐसा दिखाई देता था। और खास तौर से 3 मामलों की बात करनी जरूरी है कि जो उससे पहले 67 में जो गोलकनाथ केस था एक, वो जिसमें ये कहा गया था कि सरकार नागरिकों के मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती। उसके अलावा देसी रियासतों के प्रीवी पर्स खत्म करने का मामला, तीसरा बैंकों के निजीकरण का मामला। ये 3 मामले ऐसे थे जहां पर न्यायपालिका की राय सरकार की राय से मेल नहीं खाती थी, और इस बात से सरकार बहुत गुस्से में थी कि किसी भी तरह से इस न्यायपालिका को काबू करना है। और जब ये आप देखिए कि इसके बाद ये कैसे आगे बढ़ता है
कि आगे केशवानंद भारती जब केस आता है तो हमने ये देखा कि सरकार की बात एक तरफ आती है और दूसरी तरफ बेंच पूरी पट गई थी। तो उसे खाली जुडिशरी का एक फैसला नहीं मानना चाहिए, उसमें जो सरकार की बात में जिन्होंने सहमति जताई, बाद में जुडिशरी में उन्हें जंप देकर एक उन्हें पदोन्नति दी गई, और जिन्होंने असहमति जताई वो एक तरफ खड़े कर दिए गए। जैसे जस्टिस एचआर खन्ना की बात रामकृपाल जी जानते होंगे, टंडन जी जानते होंगे कि मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती सरकार। या आपातकाल में जबलपुर एडीएम बनाम शिवकांत शुक्ला का एक केस था, उसमें एचआर खन्ना के अलावा बाकी सब लोग एक तरफ थे। ये सब चीजें जब हुई, सरकार ने, केंद्र सरकार ने वो तीनों मामले तो पलटे ही जो सुप्रीम कोर्ट की बात थी, चाहे अधिकारों में कटौती की बात हो, प्रीवी पर्स की बात हो, बैंकों के निजीकरण की बात हो, मगर ये बात गांठ बांध ली कि इस पर नकेल अगर नहीं कसी गई तो मनमानी नहीं चल सकती। और इसका सबसे जीवंत अगर हम एक स्वरूप देखें कि लोकतंत्र का हम इसे सबसे वाइब्रेंट, सबसे जीवंत उदाहरण है हमारा, मगर जो एक संशोधन आपातकाल के दौरान हुआ था, चेक एंड बैलेंस को खत्म करने वाला, कि इस देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष, इनके चुनाव को चुनौती ही नहीं दी जा सकती, ऐसा भी एक प्रावधान हुआ। तो चेक एंड बैलेंस रहे ही ना, इसके लिए एक बड़ी कवायद। उसके बाद जो उसका विस्फोट हुआ है जनाकांक्षाओं का और आंदोलन का, वो मुझे लगता है कि आज हम प्रबंधन और सिनर्जी की बात करते हैं, मगर भारतीय राजनीति में चेक एंड बैलेंस की कितनी बड़ी जरूरत है, न्यायपालिका किस जगह पर खड़ी है, और अभिव्यक्ति की आजादी को कुचला नहीं जा सकता। ये सिनर्जी जो दिखी थी, जिसमें सर्वोदयी नेता भी थे, समाजवादी भी थे, और जो जनसंघ था, और छात्र युवजन सभा की बात हुई, एबीवीपी की बात किए बिना ये अधूरा रहेगा। वो सब जब इकट्ठे आए तो ये लोकतंत्र का, मैं कहता हूं, महापर्व बन गया। और ये चेक एंड बैलेंस बने रहने चाहिए, इसके लिए सबसे मुखर दुनिया के लिए जो मिसाल हो सकती है, एक ऐसा ये आंदोलन बना। जी रामकृपाल सर, क्या ये भी कहा जाता है कि जिसकी पृष्ठभूमि रही वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला, जिसके चलते मैं कहूं कि सत्ता पर बैठे शीर्ष लोगों को एक खतरे का आभास हुआ और उससे निपटने के लिए इस हथियार का इस्तेमाल? निश्चित तौर पर ये था, और जैसा कि हितेश भाई अभी बता रहे थे, याद करना चाहिए हम लोगों को कि इमरजेंसी के दौरान 44th अमेंडमेंट बिल लाया गया था, जो बाद में 42nd वो कहते हैं एक्ट बना। उसमें 3 चीजें थी। हाँ, सबसे बाद में एक क्लास था, सी क्लास था, जिसमें यह था कि कुछ भी किसी की संपत्ति ले ली जाए, ठीक है, और जो कुछ भी सरकार करेगी इसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऊपर के 2 कोर्ट ने कहा कि नो, उसको स्टेप डाउन किया कि ऐसा कोई भी वो चीज नहीं है सरकार की जिसको अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। और ये याद रखिए कि इसी के बाद फिर वो जो बात हुई एडवाइजरी जुडिशल के तहत कि आखिर संविधान के मूल ढांचा क्या है, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब एक आपात स्थिति में बहुत सारी ऐसी भी चीजें दी ताकि ये लोगों को रहे कि जीवन का अधिकार कोई नहीं छीन सकता, और भी बहुत सारी उसमें फंडामेंटल जो राइट्स हैं उसमें से बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है उसको भी वो लाया गया। तो मैं समझता हूं कि कई बार ऐसी भी चीजें होती हैं कि एक जो जिस तरह की व्यवस्था इलाहाबाद, वो आप जानते ही हैं कि कैसे शुरू हुआ था, असुरक्षा की आई, फिर दोष ये दिया गया कि जेपी तो आर्मी को भड़का रहे हैं। जयप्रकाश जी ने एक नारा दिया था, जयप्रकाश जी ने सिर्फ इतना कहा था कि भाई सत्ता के खिलाफ, पहले तो उन्होंने ये कहा था कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री, फिर उन्होंने कहा कि कोई भी तुम प्रतिनिधि ना रहे हमारे, उन्होंने राइट टू रिकॉल की बात की थी। बहुत सारी, सिर्फ ये नहीं था कि सत्ता को हटाना है। अगर आप देखेंगे जयप्रकाश जी का आंदोलन बहुत बड़ा, वो कहते थे ना कि संपूर्ण क्रांति, यानी वो लैंड रिफॉर्म से लेकर के इतनी सारी चीजें थी, लेकिन उसको क्या हुआ कि सत्ता को लगा कि ये तो मेरे लिए चैलेंज है, सत्ता को लगा कि असुरक्षा की भावना हो गई, इसके चलते किया गया था। बाकी इतनी चीजें थी बहुत ही बढ़िया, मतलब कोई भी आंदोलन इस देश चलता है, चाहे वन्ना हजारे ने बाद में किया, जो भी मुझे याद है रामलीला मैदान और
5 जून को गांधी के पटना मैदान में जितना बड़ा विशाल लोग उमड़े हुए थे और जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ, आप जानते हैं आचार्य राममूर्ति, ठाकुरदास बंद, ये लोग लाठी खा रहे थे और उनके नारा निकल रहा था कि हर बार विद्यार्थी जीता है, इस बार विद्यार्थी जीतेगा। तो वो दौर ऐसा था, जैसा हितेश जी ने भी कहा, विपक्ष को जो लोग जेल में थे वहां भी एकता करने की बात अच्छी हो गई, क्योंकि उनमें और जो स्टूडेंट विंग हुआ करती थी उस दौर में, तो ये इसके चलते क्या हुआ कि भारतीय लोकतंत्र में एक बार पूरा देश एक मत हो गया। और जैसा कि है, जिस उत्तर प्रदेश से ये सब सारी चीजें, एक तरह से गुजरात, उत्तर प्रदेश में से एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली, आप समझ लीजिए, नॉट ए सिंगल सीट। तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी चीजें, मैं आज के जो लोग हैं जो उस दौर को नहीं देखा है, उस दौर के प्रोसेस को समझना चाहिए कि कैसे कैसे क्या क्या कोशिश की गई। वही जब जीवन राम से जो इमरजेंसी का प्रस्ताव आया था पढ़वाया गया, तो किसी ने कहा, बल्कि वो सीपीएम के थे, उन्होंने कहा खड़े होकर के संसद में कि जब जीवन राम जी की एक आंख तो वो पढ़ रही थी और एक आंख लगातार इंदिरा जी को देख रही थी, तो उनके मन में डर था। और उसी के बाद जब जीवन राम ने छोड़ दिया, सीएफडी बनाई और बहुगुणा ने छोड़ा, समान चीजें। तो एक तरह से मैं समझता हूं एक बहुत ही बुरी चीज थी, लेकिन उसने हमारे लोकतंत्र को, भावी लोकतंत्र को इतना स्ट्रेंथन किया, जैसा कि टंडन जी कह रहे थे कि अब कोई भी हिम्मत नहीं करेगा। और इतना जागरूक हो चुका है यह देश और तमाम तरह की जुडिशियरी भी इस पर आ गई कि बस सत्ता के सामने उतना ही सरेंडर करना है कि आदमी, इंसान का मौलिक अधिकार कोई भी सत्ता कभी नहीं छीन सकती, और उसको व्याख्या किया गया। तो मैं समझता हूँ कि यह इमरजेंसी की उस घटना की, जो दुखद घटना थी, उसकी एक बहुत बड़ी देन भी है जिससे हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ है। टंडन सर, क्योंकि उस दौर में ये भी कहा जाता है कि अगर इमरजेंसी को दौर को देखें और समझें, और आप इससे बेहतर कोई नहीं होगा जो बता पाएगा कि जुडिशरी का रोल और ज्यादा अगर मजबूत और ज्यादा व्यापक होता और वो अगर ठीक से खड़ा होता तो शायद हालात कुछ और होते। क्या वाकई सच है? सच है। और मैं समझता हूं कि केवल जुडिशरी क्यों, मीडिया भी अगर उस समय खड़ा रहता, डटा रहता, जैसे आडवाणी जी ने कहा था कि मीडिया वाज आस्क्ड टू बेंड एंड इट स्टार्टेड क्रॉलिंग, वो स्थिति भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी। कुछ उसमें से ऐसे भी थे एडिटर, पत्रकार जो जेल गए, 250 के करीब पत्रकारों की एक्रेडिटेशन कैंसिल की गई थी, शायद 80 के करीब एडिटर पत्रकार जेलों में भी ठूसे गए थे, आवाज भी उठी थी। मुझे याद है कि प्रेस क्लब में कुलदीप नैयर ने इस प्रकार से एक आवाज उठाई थी और उनको वहां से गिरफ्तार किया गया था। लेकिन जुडिशरी पर उम्मीद ज्यादा इसलिए थी, लेकिन वो जो जुडिशरी की पावर्स थी उनको सस्पेंड कर दिया गया। देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन, फंडामेंटल राइट को आप सस्पेंड कर देते हैं एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, तो जुडिशरी के ऊपर फिर निर्भरता बहुत कम हो जाती है। लेकिन जुडिशरी में भी, जैसे हितेश जी ने बताया, एचआर खन्ना, जस्टिस एचआर खन्ना, ऐसे कई जजेस भी खड़े हुए थे। लेकिन कुल मिलाकर मेरा ऐसा मानना है कि चाहे लोकतंत्र में जुडिशरी हो या मीडिया हो, सबसे ताकतवर है देश की जनता। ये जनता का ही दबाव था जिसके आगे इंदिरा गांधी को झुकना पड़ा था, और जनता का जो रोष था, जनता का जो इस इमरजेंसी के खिलाफ जवाब था जो 1977 के चुनाव में दिखाई दिया, वो जो डर था, मेरा ऐसा मानना है कि राजनीतिक दलों को वो जो दृश्य था, जिस प्रकार से देश की जनता उमड़ी थी, उस डर के चलते ही आगे कोई भी इमरजेंसी नहीं लगाएगा। देखिए, संविधान को तो डिरेल कर दिया गया था, लेकिन क्या जनता के मानस को कोई डिरेल कर पाया? जिस प्रकार से हमने वो दृश्य देखे हैं कि किस प्रकार से, मतलब आप सोचिए कि गरीब से गरीब गांव में भी लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर आते थे, वो जो दृश्य था वो हमारे लोकतंत्र को मजबूत करता है। तो देश की जनता जागरूक है, देश की जनता सजग है, और उसमें योगदान करता है मीडिया और जुडिशरी। लेकिन जनता की जागरूकता और जनता की जो ताकत है,
उसको समझकर ही राजनेता, ऐसा मुझे हमारा मानना है कि आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे भविष्य में भी, क्योंकि जिस नेता को जनता का समर्थन होता है उसको इस प्रकार से संविधान को डिरेल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अगर जनता का सपोर्ट रहेगा और जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें ही राज कर पाएंगी, तो मेरा मानना है कि हम उस समय की जुडिशरी को बहुत ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि और मीडिया भी उस समय काफी हद तक दबाव में था, जेलों में ठूसे गए थे, जो लोग जेल नहीं गए थे वो सेंसरशिप को मान रहे थे, उसके खिलाफ कितना भी विद्रोह हो, कुल मिलाकर मैं समझता हूं कि देश ने जो वो एक काला इतिहास था वो पीछे छोड़ दिया है और लोकतंत्र मजबूत हुआ है। और आज दुनिया में भारत के मीडिया की और भारत की इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की चर्चा होती है, और वो ऐसे नहीं है। 44 साल का जो सबक हमने सीखा है, मैं समझता हूं कि आज कुछ भी गिने चुने लोग आरोप चाहे लगाते हों कि देश में मीडिया की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, लेकिन यहाँ पूरी दुनिया का मीडिया है भारत में, वो देखता है कि भारत का मीडिया और वक्त कम है, क्योंकि हितेश, अगर इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के बाद आज हम कुछ सबक के तौर पर समझना चाहें या लेना चाहें, सीखना चाहें, आपकी नजर में क्या वो 4-5 बड़े पॉइंट हैं? देखिए, एक सबसे बड़ा पॉइंट मैं ये कहूंगा कि इस घटना ने आपातकाल इस शब्द को ही ऐसे परिभाषित कर दिया कि जैसे लोकतंत्र पर धब्बा हो। ये हमारे संविधान निर्माताओं की इच्छा निश्चित ही ऐसे नहीं थी। आज हम कोई मोबाइल लेते हैं, हम कोई कैब लेते हैं, उसमें पैनिक बटन होता है, उसमें SOS होता है, एक इमरजेंसी अलार्म रेज करने का सिस्टम होता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने यही सोच के कि संविधान, बाबा साहब का एक अगर हम कोट याद करें तो उन्होंने कहा था, हमारा संविधान अच्छा या बुरा, सबसे अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, ये उस पे बरतने वालों के ऊपर है कि वो उसे कैसे करते हैं। मगर आपातकाल का निजी हित के लिए प्रयोग, जो देश के लिए बनी हुई चीज थी, संवैधानिक व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, बचाने के लिए जो चीज थी, उसका निजी उपयोग करके उसे एक लोकतंत्र के लिए गाली बना दिया गया। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा सबक है कि निजी इच्छाएं, परिवार, कुनबा, कोटरी, व्यक्ति, ये जब हित आते हैं तो लोकतंत्र की बात नहीं रहती, जनतंत्र की बात नहीं रहती, और वहां संविधान की बाह मरोड़ने की एक गुंजाइश बन जाती है। वहां सबसे बड़ा करेक्शन पॉइंट है कि जो संविधान में है उसे हमें उसकी ट्रू स्पिरिट में मानना चाहिए। दूसरा, एक ये इसका सबक सबसे बड़ा ये था कि बाद में अन्ना आंदोलन भी हुआ, बाकी सब भी हुआ, मगर उसमें आपको कहीं फोर्ड फाउंडेशन की बात मिली, कहीं चंदे में गड़बड़ियों की बात मिली। ये देश का एक ऐसा आंदोलन था जो स्वतः स्फूर्त था, पूरा स्वदेशी था, और सब वर्गों के, सब दलों के लोग इसमें आकर मिले थे। इसमें कोई बाहर का नहीं था, ये विशुद्ध भारतीय आंदोलन था। तो करेक्शन का कोई भी आवाज जो उठेगी वो विशुद्ध भारतीय आवाज हो सकती है, वो कहीं से पंप करी हुई नहीं हो सकती, उसके लिए फंडिंग नहीं हो सकती है, और वहां से कोई राजनीति हाईजैक करके नहीं चलाई जा सकती। मुझे लगता है कि ये दो बड़े इसके सबक हैं हमारे सामने, जो हमें नहीं भूलने चाहिए। चलिए, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।